नमस्कार मित्रों। आज राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते में हमारा ये 5वें एक्सपर्ट हैं हमारे पास, जो कि आज हमारे साथ राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान सभागार में उपस्थित हुए हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है आज हमारे साथ पधारे हमारे एक्सपर्ट। मैं सबसे पहले विषय के बारे में बताना चाहूंगा। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान या यूं कहें अभिलेखागार के अंदर भी बहुत सी ऐसी राजस्थान के इतिहास से संबंधित बहियां होती हैं जिनको पढ़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और पिछले 10 सालों के अंदर ऐसा बहुत हुआ है कि उसके पढ़ने वालों की संख्या में निरंतर कमी आई है। इसी दिशा के अंदर एक ये प्रोविजन था कि ऐसे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की हमें बहुत आवश्यकता है जो उन बहियों को डिकोड या उनके पढ़ने में शोधार्थियों की हेल्प कर सकें, क्योंकि अच्छा इतिहास पे शोध तभी हो सकता है जब तत्कालीन या यूं कहें तत्समयिक जो स्रोत है उनको पढ़ा जा सके। इसी कड़ी के अंदर ही आज हमारे बीच के अंदर डॉक्टर राजेंद्र कुमार उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुमार राजस्थानी बहियों के लिए एक बहुत ही जाना पहचाना और एक फेमस नाम है। आप सब लोग जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार राजस्थान के एकमात्र सबसे पहले टैगोर फेलो हैं। उनकी पुस्तकें और उनके आर्टिकल के बारे में 18वीं शताब्दी बीकानेर उनकी पुस्तक है, और न केवल देश बल्कि कई ऐसे इंटरनेशनल जर्नल्स भी हैं जहां उनके आर्टिकल छप चुके हैं जो कि विशुद्ध रूप से राजस्थानी या यूं कहूं बहियों के सोर्स पर आधारित होते हैं। डॉक्टर कुमार अभिलेख, ख्यात, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, विशंबरा, इन सब जर्नल्स के एडिटोरियल भी है, और ये एक बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे सदस्य, इतने महान व्यक्तित्व जो कि अपने पूर्ण जीवन को अभिलेखों और उनकी बहियों के प्रति समर्पित कर चुके हैं, वो आज हमारे बीच में आए हैं। डॉक्टर कुमार का जो विषय है वो विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक बहियां या इतिहास के संबंधित स्रोत जो पांडुलिपि राजस्थानी बहियां उनके ऊपर होगा। ये बहुत ही मुश्किल विषय है, और सही बताऊं तो जहां यूनिवर्सिटीज के अंदर किसी लैंग्वेज को पढ़ाने की कोई कोर्स रन नहीं किया जाता, उस दिशा के अंदर ये एकमात्र यूं कहूं कि प्रकाश के स्रोत हैं डॉक्टर कुमार, जो कि हमें उन बहियों से दो चार होना सिखाते हैं। पिछले 15 से 16 वर्षों से मैं आर्काइव्स और इन सब संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, और मैं इस बात को पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर कुमार के अलावा साउथ एशिया में कोई ऐसा सदस्य नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन बहियों के प्रति इतने सारगर्भित रूप से पढ़कर उनको डिकोड, उनका अर्थ निकाल सके। मैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए माइक जो है, मंच जो है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार को सुपुर्द करता हूं। बीकानेर से, जहां से ये आज लेक्चर आप लोगों को टेलीकास्ट किया जा रहा है, यहाँ मौसम थोड़ा खराब है और विद्युत की व्यवस्था भी बाधित हो रखी है। मेरा आपसे इतना है कि जितने भी हमारे शोधार्थी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, लेक्चर खत्म होने के बाद आप अपने जो सवाल हैं वो हमारे चैट बॉक्स के अंदर, जो कि गूगल मीट पे उपलब्ध है, उस पे आप दे सकते हैं। हम 7-8 सवालों को एक साथ लेके और हमारे एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। धन्यवाद डॉक्टर कुमार। नमस्कार। बंद ना हो जाएगी, इधर से लगाना है, चल रहा है ना? सबको नमस्कार मेरा। सबसे पहले मैं जो है नितिन जी को आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मुझे ये जो पिछले एक सप्ताह से जो इन्होंने लेक्चर की श्रृंखला चला रखी है, इस श्रृंखला में मुझे भी आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका दिया है। आज इन्होंने जब मुझे ये कहा कि आपको जो है इस विषय के ऊपर एक लेक्चर डिलीवर करना है, इस विषय के ऊपर मैं कई लेक्चर दे चुका हूँ, जगह जगह पे लेक्चर मैंने दिए हैं, और मेरी कोशिश रही है कि जो भी सुनने वाले हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो बड़े विद्वान लोग हों, कुछ न कुछ रूप में वो लाभान्वित उससे हुए हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ न कुछ ऐसा बताऊं जिससे उनके लिए वो चीज़ नई हो। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि हम ऐसी कुछ बातें रखें जो अपने आप में नई हो और विद्यार्थियों, शोधार्थियों, विद्वानों के लिए वो हेल्पफुल हो सके।
तो सबसे पहले हम आते हैं कि मैंने जो आज विषय चूज़ किया है वो है राजस्थानी बहियाँ। उनका उनकी भाषा शैली और इतिहास के स्रोत के रूप में वो क्या है। देखिए, बहियों इस विषय को 3 भागों में मैंने इसको बाँटा है। पहला जो है वो है कि बहियाँ क्या है? राजस्थानी बहियाँ क्या? राजस्थानी शब्द हमने इसको रखा है, वो हम पर आगे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि राजस्थानी बहियाँ क्या है? दूसरी बात, इनकी भाषा शैली क्या है और लिपि क्या है? और तीसरी बात जो है वो, इनका हम किस तरह से इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं या कितना उपयोग इनका किया जा सकता है, ये इसके ऊपर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले बिंदु पे, जो कि राजस्थानी बहियाँ। आप ये देखिए कि बहियों का जो कॉन्सेप्ट है वो हम राजस्थान में विशेष रूप से देखते हैं कि लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के लगभग जो है वो हमें पहली बार बहियाँ देखने को मिलती है। इससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट थे वो कहीं न कहीं पत्रों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। जो हम पत्र, आप ये मान लीजिए कि जैसे कि जयपुर के अंदर जो है तोज़ी रिकॉर्ड जिसको हम कहते हैं, अड़सठा वगैरह, उस तरह के कागज़ों के रूप में जो है उसको रख कर के, और जो भी जितनी भी चीज़ें थी अपनी लिख करके उसके अंदर उसको बाँध करके रखा जाता था। यही हम जब आगे और पीछे जाते हैं, हम वेदों की जब हम बात करते हैं, तो उस दौरान भी जो है ताड़पत्र के ऊपर लिखा जाता था। ताड़पत्रों को जो है वो पूरा का संग्रहित करके एक जगह बांध के रख लिया जाता था। आगे जब कागज का आविष्कार हुआ, तो कागज के आविष्कार के समय भी जो है वो छोटे छोटे कागजों के टुकड़े होते थे, उन्हीं के ऊपर जो है बातों को, जो भी तथ्य होते थे उनको लिपिबद्ध किया जाता था और उनको संग्रहित करके संभाल करके रख लिया जाता था। लेकिन ये सब चीज़ें जितनी भी थी, कहीं ना कहीं वो इधर उधर हो जाती। जैसे उसको हम खोलते थे, कागज इधर उधर मिसिंग हो गए, तो वो एक जो उनका जो जिसको हम कहें कि सिमेट्री खत्म हो जाती थी, उनकी कंटिन्यूटी जो थी पत्रों की, वो कहीं ना कहीं हमें मिसिंग देखने को मिलती है। आज जब आप देख लीजिए, आर्काइव में जब जाएंगे और आर्काइव में जयपुर रिकॉर्ड को देखेंगे या कोटा रिकॉर्ड के जब तोजी को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको हर एक श्रृंखला में कोई ना कोई कागज मिसिंग आपको मिलेंगे। वो अब उसके रीजन चाहे कुछ भी रहे हों, ये है कि छोटे छोटे कागज है तो इधर उधर कहीं ना कहीं हो जाते हैं। जब वो निजी रूप से किसी के पास रहते थे तो संभावनाएं उसकी ज़्यादा होती थी खोने की, क्योंकि लापरवाहियाँ ज़्यादा होती थी। सरकारी महकमों में जो है उस चीज़ को संभाल के रखा जाता है, पर्टिकुलर एक जगह होती है जब वहाँ पर ही इसका अध्ययन किया जाता है और उसको रखा जाता है, इसलिए थोड़ी सी संभावना खोने की कम होती है। तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 17वीं शताब्दी के अंदर जब वेस्टर्न राजस्थान कहें या राजस्थान हम कहें, तो राजस्थान में पहली बार बहियों के रूप में जो है अपने रिकॉर्ड्स को, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो किसी और प्रकार के ऑर्डर्स हों स्टेट के, उनको संभाल करके रखने का सिलसिला शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी में यहाँ के लोगों ने, चाहे वो निजी स्तर पे हो या वो सरकारी स्तर पे हो, उन्होंने एक लंबा एक कागज़ लिया और उन कागज़ों को, मतलब एक ही कागज़ पे जो है बहुत सारी सूचनाओं का उन्होंने संग्रहित किया और उसके बाद में उन पत्रों को बांध करके उन्होंने रख करके उसको एक रिकॉर्ड के रूप में रखा। तो हम ये देख रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में जैसे ही बहियाँ क्रिएट हुई, उन बहियों को हम जनरली देखते हैं, आप सब लोगों ने जो है उसको देखा ही होगा, आर्काइव में देखा है, मेहरानगढ़ में देखा है, और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे बहियों के नमूने हमें देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग जो है वो 8.5 उसकी जो है वो चौड़ाई होती थी, लेंथ जो है वो लगभग 20-21 इंच लगभग उसकी लेंथ होती थी एक पेज की। तो ऐसे 2 पेजेस उसके होते थे, तो हम जब उसको खोलते हैं तब, अदरवाइज जो है जो 8.5 से लेकर के 20-21 इंच की एक पेज होता है, उस खाकी कलर का पेज होता है, जो उस समय का जो एक पेपर होता था उसको देसी तकनीक से जो है उसको तैयार किया जाता था और उसी के ऊपर जो है वो काले रंग की स्याही से उसके ऊपर लिखा जाता था। तो ये जो एक लेखनी उस पर की जाती थी और हर एक सूचनाएं जो है अलग अलग उनके तरीके थे, किस तरह से हमें जो है अलग अलग सूचनाओं को सेपरेट करना है, वो मैं यहाँ तो आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये आप मान लीजिए कि हर एक सूचना जब लिखी जाती थी, एक लाइन खींची जाती थी स्टार्टिंग में, उसके बाद में सूचना को लिखा जाता था, फिर जब वो सूचना खत्म हो जाती थी तो नई सूचना जहाँ स्टार्ट होती थी फिर एक बड़ी लाइन खींची जाती थी। तो इस तरह से हम पूरे एक पेज में, कई बार हो सकता है कि 3 इन्फॉर्मेशन हो, कई बार हो सकता है 7-8-10 इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो उनको हम कैसे डिफरेंस है उनके अंदर, हम ये देख सकते हैं कि एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन से हम उसको समझ सकते हैं। कई बार लाइन छोटी भी होती है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम बही को समझ सकते हैं कि बही में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो नई स्टार्ट हो गई है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खत्म हो गई है, वो आगे हम इसकी बात करेंगे।
आगे मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो है 17वीं-18वीं शताब्दी में ये बहियां जो है ये लिखी गई, तो इससे पहले क्यों नहीं लिखी गई? क्यों? क्योंकि ये है कि हम ये मानते हैं कि लगभग 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में बीकानेर की स्थापना हुई, जोधपुर की स्थापना हुई। लगभग जो वेस्टर्न राजस्थान जो है उसमें कई ऐसे स्टेट्स जो थे लगभग इसी पीरियड में जो है वो 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश हुए थे। और इस दौरान जो है वो उनका जो प्रोसेस था डेवलपमेंट का, वो ही चल रहा था। और 16वीं शताब्दी के लगभग हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं मुगलों के साथ में कनेक्ट हो गए। और मुगलों के साथ में जब जुड़े वो, तो उनको तनख्वाहें जागीर जो है उनको मिलती रहती थी उनके काम के बदले। और पूरी तरह से उन्हीं वहीं पे डोमिनेट करते थे वो, वहीं उनका रहना करना मतलब एक तरह से। और उसी के बदले उनको जो है तनख्वाह मिलती, तनख्वाह के रूप में उनको जितने भी जो है जागीर हैं, जिसको हम कह सकते हैं मनसब कह सकते हैं, अलग अलग स्टेट मिल जाते थे। कभी गुजरात दे दिया, कभी आपके एमपी दे दिया, कभी दक्षिण में जो उनको भेज दिया गया। तो इस तरह से उनको भेज दिया जाता था और वो जो रेवेन्यू होता था वो रेवेन्यू इनको मिलता था। इससे अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, अपने पूरे स्टेट को वो फंक्शन करते थे। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद में यहाँ के शासकों ने, चाहे बीकानेर हो चाहे जोधपुर हो, इन्होंने मुगलों के वहाँ जाना बंद कर दिया, दरबार में अपनी उपस्थिति देना बंद कर दिया। अपने जो राजकुमार होते थे उनको ही भेजा जाता था कि आप जो है वो जाइए और एक फॉर्मेलिटी जो होती थी वो आप करते थे मतलब। तो ये फॉर्मेलिटी जब होती थी तो मुगलों ने भी जो है इस तरह की फॉर्मेलिटी करनी शुरू कर दी कि हम भी फॉर्मेलिटी करेंगे। उन्होंने भी जो है तनख्वाह और जागीर जो होती थी वो देनी बंद कर दी। धीरे धीरे जो है मनसब वो एक तरह से खत्म हो गए। और खत्म हो गए तो अब यहाँ के लोग जो रूलर थे उनको खुद को अपने इनकम के जो सोर्स थे वो जनरेट करने पड़े। और जब सोर्सेज उन्होंने जनरेट किए, चाहे वो फसलों के रूप में हो कि भाई चलो खेती की जाए, कैसे कैसे पानी की व्यवस्था की जाए, खेती की जाए, या ट्रेड को जो है वो बढ़ावा दिया जाए। ट्रेडर्स जितने भी हैं दुनिया भर में, आस पड़ोस के जो स्टेट्स हैं उसमें हैं, या मुल्तान, सिंध, खट्टा, जहाँ के भी हैं व्यापारी, उनको कैसे कैसे करके इनवाइट किया जाए। कई तरह की उनको छूट दी जाती थी, उनको इनवाइट किया जाता था, यहाँ उनको बुलाया जाता था। और यहाँ पे उनको ज़मीनें दी जाती थी, हवेलियाँ बनवाई जाती थी उनके लिए, और वो यहाँ रहते थे और अपनी फर्म स्थापित करते थे। और उससे जो रेवेन्यू मिलता था उससे स्टेट जो है वो अपना संचालन करता था। तो इस तरह से जो है वो स्टेट का जब संचालन या अपने लेवल पे स्टार्ट हो गया, तो उनको हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ती थी, सारा हिसाब किताब भी उनको मेंटेन करना पड़ता था। इसके लिए फिर जो है उन्होंने अपने दस्तावेजों को लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले जब मैं ये कहूँ कि हम यहाँ जब इन्होंने किया, व्यापार को प्रमोट किया और व्यापारियों को बुलाया, तो सबसे पहले व्यापारी इनकम के सोर्स बने। तो उन्होंने जो है वो ट्रेड से जुड़ी हुई जो बहियाँ हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जगात बहियाँ विशेष रूप से, वो सबसे पहले जो है इन्वेंट हुई, मतलब बनाई गई थी। और उसके बाद में जो है जैसे जैसे ये एस्टेब्लिश हो गया सारा कुछ कि भाई हाँ यहाँ पे मंडियाँ बन गई है, फलाना थाने बन गए हैं, अब जो व्यापारी आएंगे यहाँ से गुजरेंगे और यहाँ पे रेवेन्यू टैक्स जो है वो देंगे। तो वहाँ पे जो है लोगों को बिठा दिया गया, अपने सरकारी नुमाइंदों को बिठा दिया गया और वो सारा कलेक्शन करते थे। और अलग अलग हेड्स बन गए बहियों के, कि मंडी के अंदर जो है वो सावा बहियाँ मेंटेन होगी, जगात चौकियाँ हैं वहाँ पे जगात बहियाँ मेंटेन होगी। इसी तरह से जो है स्टेट के कई ऑर्डर्स, मतलब इन ये जो मामले होते थे कि भाई तो व्यापारी जब जगात चौकी से गुजरे और बिना टैक्स दिए निकल गए, तो ये मामला बन गया एक। ये मामला स्टेट के पास गया, दरबार के पास गया, और दरबार ने फिर क्या ऑर्डर दिया। तो ये ऑर्डर जैसे बीकानेर की कागज बहियों के अंदर हमें देखने को मिलता है, ऐसे ही ऑर्डर हमें सनत परवाना बही जोधपुर में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। जकात चौकियों पे जितने भी व्यापारी आए गए, उधर से गुजरे, उन सब से जितना कलेक्शन हुआ, चाहे वो ट्रेड टैक्स का हो, चाहे कितने घोड़े गए, कितने हाथी गए, कितने ऊँट गए, किस पे कितना टैक्स लगा, कौन सा सामान था, कौन से सामान पे कितना कितना लगता था, वो सारा एक अपने आप में एक अलग ही उसका जो है वो सिस्टम रहा है। और पूरे सिस्टम को हम जो है उन बहियों को जब देखते हैं, ज़कात बहियों को, तो हम समझ पाते हैं कि भाई जब मान लो कि किशमिश जा रही है, बादाम जा रही है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स है, और रुई जा रही है या अनाज जा रहा है तो उसके ऊपर कितना टैक्स है। वो डिफरेंस हमें जो है साफ दिखाई देता है। बाहर से कोई चीज़ें आती थी, अफ़गान से आ रही है, मुल्तान मान लो और आगे से आ रही है, उनके ऊपर कितना टैक्स लिया जा रहा है। और यहाँ लोकल जो है, मान लो कि जयपुर से आ रही है कोई चीज़
या जोधपुर से आ रही है तो उनके ऊपर कितना टैक्स है वो भी हमें देखने को उसमें मिल सकता है। तो इस तरह से जो है वो धीरे 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 जो है वो भैया क्रिएट की गई, और जैसे जैसे ज़रूरत होती गई 17वीं सेंचुरी में 18वीं सेंचुरी में इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। बीकानेर में जो है वो जगात और सावा के बाद में जो है जमा खर्च बहियाँ हो गई। अब साल भर का पूरा लेखा जो है वो एक बही में मेंटेन किया जाने लगा कि यार जितनी भी जकात चौकियाँ हैं, जितनी भी मंडियां हैं, वहां पे कितना कितना कलेक्शन हुआ और स्टेट को कितना मिला और कितना जो है वो डिसबर्स हो गया, वहीं पे तनख्वाह वनख्वाह खर्चे वर्चे सारे, तो वो सारा जमा खर्च वही के अंदर मेंटेन होने लगा। तो ये भी अपने आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये ध्यान रखना कि जब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो भैया इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, तो वो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो उनके दस्तावेज जो जो जगात बहियों के रूप में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कलेक्शन जो है जगात बही में जो कलेक्शन है कि आज की तारीख में या इस महीने में इतना कलेक्शन इस जगह चौकी पे हुआ, तो वही कलेक्शन जो है वो हमें जमा खर्च बही के अंदर मेंशन किया हुआ मिलता है कि फलाना जकात चौकी पे, चाहे लूनकरसर की जकात चौकी हो चाहे राजगढ़ की जकात चौकी हो, वहाँ इतना कलेक्शन हुआ। वो कलेक्शन जो है हमें जमा खर्च बही में उस साल में देखने को मिलता है। तो हम जकात बही में भी वो इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, वो कलेक्शन का जो अमाउंट है एक्चुअल में क्या है वो देख सकते हैं, उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं जमा खर्च बही के अंदर। तो इसलिए भी ये हम मान सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं गफलत जो करते थे वो नहीं होती थी कि यहाँ पे मैं अपने मन से जो है वो डिजिट कुछ और बना दूं या हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी कर दूं, वो हमें कम देखने को मिलता है। उसके बाद में आप ये देखिए कि हम ये देखते हैं कि बीकानेर जो है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इन स्टेट्स में विशेष रूप से हमें बहियाँ देखने को मिलती है। जो मैंने फॉर्म आपको बताया और आप लोग जानते भी हैं, बहियाँ देखी आपने, वो बहियाँ जो है हमें इस एरिया में विशेष रूप से देखने को मिलती है। जयपुर में हमें बही कोई इक्का दुक्का हमें बहियाँ देखने को मिलती है, बाकी पत्र के रूप में ही, जिसको हम तोजी कहते हैं, या उसके कई भाग है जैसे 68 वगैरह है, तो उस रूप में हमें देखने को मिलती है। जो पोस्ट कार्ड साइज का होता है तोजी, जिसमें आगे पीछे दोनों तरफ जो है वर्क की, 2 वर्क की उसको कहा जाता है, वैसे वो लिखे जाते थे और उस हिसाब से उसको मेंटेन किया जाता था। आमेर का जितना भी रिकॉर्ड है, आप 16 सेंचुरी से लेकर के 20 सेंचुरी तक का आप देखोगे, ज़्यादातर रिकॉर्ड जो है वो तोजी के रूप में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ पे बहियाँ हम बहुत कम देखते हैं। इसी तरह से मेवाड़ के अंदर भी बहियाँ हैं, उनको वहाँ पे बहीड़ा कहा जाता है। बाकी जोधपुर और बीकानेर में आपको ज़्यादातर जो रिकॉर्ड जो है वो बहियों के रूप में देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर जो है खरीते हैं, कई डायरियाँ हैं, कई खुले पत्र हैं, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो देखने को हमें मिलती है। यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि कई नॉन आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी हमें बहियों के रूप में देखने को मिलते हैं, जो कि पूरी तरह से जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। ऑफिशियल इस मायने में नहीं है क्योंकि सरकार ने उसको संधारित नहीं करवाया, सरकार ने उसको नहीं लिखवाया कि आप यहाँ बैठिए और बैठ करके इसको आप लिखिए। ऐसा मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, जैसे कि आर्काइव्स में बीकानेर से संबंधित है शिवकिशन व्यास संग्रह या मेहता संग्राम सिंह संग्रह, ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस है, प्राइवेट कलेक्शन, जिसमें भी हमें इन पत्रों के अलावा, खरीतों के अलावा या टुकड़े में जो चीज़ें लिखी है उनके अलावा बहियाँ भी देखने को मिलती है। और उन बहियों में जब आप देखोगे तो उनमें हिसाब किताब मिलेगा आपको, लेकिन वो मिलेगा सारा लोकल, उनके अपने लेवल का मिलेगा, या उस तरह का मिलेगा कि आज ऐसा कोई इवेंट है राजा से जुड़ा हुआ, या मान लो समाज से जुड़ा हुआ, गणगौर का उत्सव हो गया मान लेते हैं हम, तो गणगौर के उत्सव पे या अखातीज का उत्सव है, ये इस तरह के उत्सव आपको कहीं पर भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिवाय इसके कि इन्होंने इस अवसर पे इतना पैसा दिया। आखातीज पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा इतना कि भाई फलाना अवसर पे जाटों को खींच के लिए इतना पैसा दिया, ये आपको बही में मिल जाएगा। लेकिन इस अवसर पे रॉयल फैमिली की क्या गतिविधियां हुई, क्या क्या इवेंट्स वहाँ पे जो है वो मैनेज किए गए थे, ठीक है, और किस किस तरह के जो फंक्शंस वगैरह जो है पूरे स्टेट में हुए, वो इन्फॉर्मेशन हमें बहियों में देखने को नहीं मिलती है। वो इन्फॉर्मेशन हमें इन प्राइवेट कलेक्शंस में देखने को मिलती है, और देखने को इन्हीं बहुत अच्छी तरह से वेल मैनेज रूप में हमें देखने को मिलती है। तो उसका फॉर्म जो है वो भी बही के रूप में हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम पर्टिकुलर बात करेंगे सरकारी दस्तावेज की। जो बहियाँ जो है वो सरकारी दस्तावेज जो कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में पड़ी है, विशेष रूप से संग्रहित की गई है, उनके ऊपर हमारा फोकस है। और फोकस भी इसलिए है कि आज के समय में जब शोधार्थी या विद्वान इन दस्तावेजों को दरकिनार कर रहे हैं साइड में, और कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी लिखे गए हैं, जो भी ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, उन ग्रंथों को ही कहीं ना कहीं सहारा बना करके आगे से आगे वो लिख रहे हैं। ऐसे बहुत से मैंने पेपर प्रेजेंट किए हैं इन विषयों के ऊपर,
जिनमें मैंने बहुत बार बताया है कि जो अभी तक लिखा जा चुका है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही है, और मैंने तथ्यों के साथ में, और तथ्यों के साथ साथ में वही जो है दस्तावेज, उसको आधार बना करके मैंने सब लोगों के सामने उस चीज़ को रखा है कि आप देखिए, एक तरफ ये वही है और एक तरफ किसी ने ये ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ है। आप इनमें अंतर आपको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेट टू डेट इंफॉर्मेशन है वही के अंदर, और ये लिखने वाला जो है वो तो पर्टिकुलर उसी चीज़ पे फोकस कर रहा है कि मैं आज की ये बात लिख रहा हूँ, बस मैंने अपने हिसाब से लिख दी। जबकि आज मान लो कोई तारीख की बात कर रहे हैं, यार आज मैं तारीख भूल गया, आज तो 12 लिख देते हैं, क्या कौन देख रहा है, 12 तारीख लिख दी। अब जबकि आज है 13 तारीख, ये इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है। लेकिन जब हम इस चीज़ को क्रॉस चेक करेंगे सरकारी दस्तावेज से, तो सरकारी दस्तावेज में डेली रूटीन का हिसाब किताब या इंफॉर्मेशन होगी, तो डेट बाय डेट सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं उसमें कि भाई यार इस तारीख के दिन तो जो है वो ये इवेंट हुआ ही नहीं था, ये तो एक दिन पहले लिखा हुआ है, जबकि ये तो हुआ, तो सारा मैनेजमेंट तो दिख रहा है 13 तारीख का। तो हम इसको कहीं ना कहीं क्रॉस चेक कर सकते हैं और जांच सकते हैं। तो अब ये जांचने की बात जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिस्ट्री राइटिंग करने वाले जो है या इतिहास के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक सूचना दे रहा है कि मैं तो एक सूचना दे रहा हूँ कि बीकानेर में इस तरह की घटना घटित हुई, ये दे रहा है, तब तो वो तारीख भी कोई मायने नहीं रखती है, और बस सिर्फ वो इवेंट जो है वो मायने रखता है कि बीकानेर में ऐसा इवेंट होता था। लेकिन जब कहाँ कहीं पे तारीख की जब बात आ जाती है और हम ये देखते हैं कि ये तारीख वास्तव में सही है कि नहीं है, जैसे आप देखिए कि हल्दी घाटी युद्ध की बात हम करते हैं, तो 2 तारीखें हमें देखने को मिलती है, एक 18 जून मिलती है और एक 21 जून मिलती है। क्यों मिलती है? लड़ाई तो एक ही दिन हुई थी, मुश्किल से 5-6 घंटे लड़ाई चली थी, तो 2-3 दिन का जो डिफरेंस है वो क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारे पास दस्तावेज नहीं है। सही कहें तो हमारे पास दस्तावेज नहीं है, इससे जुड़े हुए भी अभी तक कुछ मिला है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संकेत मिला है। तो किसी ने तारीख, गोपीनाथ शर्मा जी ने जो 18 जून दे दी, किसी ने तारीख जो है वो 21 जून दे दी, लेकिन उस पर भी अभी तक संशय है, इस पर भी जो है रिसर्च की जरूरत है। लेकिन छोड़िए इस बात को, ऐसे बहुत सारे मुद्दे और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे, जिससे हम तारीखें चेक कर सकते हैं। एक एक इवेंट को जो है हम कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है वो दूसरी चीज़ों के साथ में, दूसरी बहियों में भी हमें देखने को मिलता है, उससे हम उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मेरा ये मतलब था, हमारा जो पहला जो फेज है वो है राजस्थानी बहियाँ, और राजस्थानी बहियाँ जनरली मैंने आपको बता दी कि क्या होती है। ठीक है, एक दस्तावेजों का संकलन है, ठीक है, जिसमें कई तरह के सीरीज है बहियों की। जैसे समय के साथ में वो बनती गई, 17वीं सेंचुरी में कुछ बहियाँ थी, 3-4 श्रृंखलाएं थी मात्र, लेकिन 18वीं शताब्दी में आते हैं तो बीकानेर में जो है हम देखते हैं कि लगभग 20 से ज़्यादा श्रृंखलाएं बहियों की हो गई है। और उसके अंदर आप देखिए कि सावा बही, जकात बही, जमा खर्च बही, टांकड़ा की बही, हबूब बही, फुटकर बही, और पर्टिकुलर जो है वो पर्टिकुलर विषय के ऊपर भी बहियां हमें देखने को मिलती है। वो हम आगे थर्ड फेज में जब हम इतिहास के स्रोत के रूप में जब हम बात करेंगे बहियों की, तब हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बहियां जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, और मैं इस डॉक्यूमेंट की इसलिए मैं प्रशंसा भी करूंगा, और मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना भी चाहूंगा कि यही एकमात्र एक ऐसा दस्तावेज है जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। आप ये देखिए कि 68 जब लिखा गया था, तोजी जब लिखा गया था, वो तब से लेके आप खुले कागज को कितने टाइम तक संजो के रख सकते हो। जिन लोग जो जिसने भी उसको देखा है किया है, वो खुले में पड़े रहते हैं, ना कोई वो किसी चीज में बंद करके रहते हैं। बार बार रस्सी से हम बांधते हैं करते हैं तो नोट भी फट जाते हैं, जब हम बार बार रबड़ लगाते हैं तो फिर वो तो कागज है, तो उसको बार बार बांधते हैं करते हैं। तो जितने लोग आए पढ़ने वाले, जितने बार उन्होंने उसको खोला देखा, बार बार बांधते गए, और वो उनको नुकसान पहुंचता गया। लेकिन बहियां जब बनाई गई थी तो बहियों में कागज रखे गए थे, और एक ही साइज के कागज होते थे, और उन्हीं कागजों के ऊपर जो है एक छेद करके, और उसके ऊपर ऊपर जो है एक पुट्ठा चढ़ा दिया जाता था, रेड कलर का पुट्ठा चढ़ा दिया जाता था मोटा सा, और उसी में छेद करके उसको बांध दिया जाता था। उसके बाद एक लंबी रस्सी लगा करके उसको पूरी बही को जो है 2 पार्ट में यूं समेट के बांध दिया जाता था। अब जब बही को काम में लेना है तब बही को खोला जाता था, अदरवाइज बही पड़ी है तो वो बिल्कुल सेफ पड़ी है। ठीक है, उसको किसी तरह का नुकसान नहीं है। एक बार तो अचानक बारिश भी आ गई, तब भी जो है वो भीगती नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऊपर जो उसके ऊपर जो कवर होता था काफी मोटा होता था, कपड़े का, जूट का उस तरह का कपड़ा लगा होता था, तो जिससे वो आसानी से भीगती नहीं थी। जितने में उसको सुरक्षित रखा जा सकता था या उसको रिप्लेस कर दिया जाता था। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इन कागजों को जो है वो रिप्लेस भी किया जाता था। ये भी है कि भाई मान लो कि एक बही जो है वो हमें 50 पेज की देखने को मिलती है, और कई बहियां हमें 150 पेज की है, कई 600 पेज की बही भी है। तो मतलब जहां जरूरत होती थी उसको उसमें डाल दिया जाता था। लेकिन
हम ये कहें कि फिर इस तरह से तो जो मान लो कि 10 पेज उन्होंने लिखे, 11-12 पेज जो है उसकी जगह उन्होंने 2 नए पेज ऐड कर दिए। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि ज़्यादातर बहियों में पेज नंबर लगे हैं, और अगर नहीं भी लगे हैं तो हम ये देखते हैं कि बहियों में इंफॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूएशन के अंदर है, तो वो हमें एक तरह से उसको चेक करना होता है। और दूसरी बात है जो हैंड राइटिंग्स वगैरह है, उससे भी हमको उस चीज़ को देखना होता है कि इसमें कहीं रिप्लेस तो नहीं किया गया है। एक शैली हमें देखनी पड़ती है कि भाषा शैली जो है वो कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 17वीं सेंचुरी की बही की जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो कैसी है और उसको 19वीं सेंचुरी में आगे जाकर के 2 पेज उसमें रिप्लेस कर दिए हों, तो वो हमें चेक करने पड़ेंगे। एक तो कागज़ की क्वालिटी से हमें पता लगेगा कि ये 100 साल बाद में इसमें ऐड हुआ है, और इंक से हमें पता लगेगा, हैंड राइटिंग से हमें पता लगेगा, और लेखन की जो शैली है उस शैली से हमें पता लगेगा कि पहले लोग इस तरह से इस चीज़ को मेंशन करते थे और अब लोगों ने इस चीज़ से इसको मेंशन किया है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस है। आप ये देखिए, एक मैं ज्वलंत आपको उदाहरण बताऊं, अभी व्हाट्सएप पे एक चीज़ घूम रही है, बीकानेर का एक डॉक्यूमेंट घूम रहा है जिसमें लिखा है कि पैदल चलने पे जो है वो टैक्स लिया जाता था, और मतलब एक तरह से लाइसेंस दिया जाता था स्टेट की तरफ से। वो बिल्कुल फर्जी है। आप जब उस दस्तावेज को देखोगे तो पहली बात तो बीकानेर राज्य राज्य उसमें कहीं मेंशन नहीं करते थे वो, ठीक है, रियासत लिखा जाता था उसमें। दूसरी बात, उसके अंदर जब वो तारीख कहीं मेंशन कर रहे हैं तो संवत लिख रहे हैं सीधा, और संवत को आप देखो उसमें एग्जैक्ट संवत आप पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। उसमें 4 को कैसे बनाया है, क्या बनाया, और बनाया है तो भी वो कितना पुराना बनाया, उसको इतना पुराना बना दिया कि आप वो जो हैंड राइटिंग है हिंदी में जो लिखा है कहीं भी उसको मैच नहीं कर सकते। वो उसको बना दिया लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी तारीख दे रहे हैं उसमें संवत में, और आप, हाँ, 1455 के लगभग, 1455, और बीकानेर स्थापित तो हुआ भी नहीं था मेरे ख्याल से 1480 उस टाइम में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो तारीख, अब हैंड राइटिंग को देखोगे तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी के अंदर वो लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा अपने को, हमारा जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको काम में लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जब हम पूरे रिकॉर्ड से गो थ्रू होते हैं तो हमें ये चीजें समझ में आ जाती है कि हम जिस दस्तावेज को पढ़ रहे हैं उसका नेचर जो है वो किस तरह का है, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल इजीली जो है वो समझ पाओगे। तो यहाँ हम इस चीज़ को समाप्त करते हैं कि भाई ये दस्तावेज जो होते थे वो किस तरह के होते थे, और इन दस्तावेजों की जो इंपॉर्टेंस थी कलेक्शन के रूप में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और रख करके आगे के लिए, भविष्य के लिए उसको संभाल के रखा जाता था, वो किस तरह के किस स्वरूप में होता था, ठीक है। बहियाँ अगर होती हमारे पास तो हम बही भी आपको दिखाते, लेकिन बही अभी थोड़ा मुश्किल है ऑनलाइन पे। तो आगे हम जो है वो अगले फेज में हम आते हैं। अगला है भाषा और लिपि के रूप की बात हम करेंगे। देखिए, भाषा और लिपि की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये समझे कि भाषा क्या है। भाषा वो है जो हम हमारी बात को किसी को समझाने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, चाहे वो बोलने का यूज़ कर रहे हैं या किसी और लिखने का यूज़ कर रहे हैं, वो जो चीज़ है वो एक तरह से भाषा कहलाती है। इसमें आप ये देखिए कि लोग बोल करके, एक मिनट, हम ये देख सकते हैं कि जैसे 3 तरह से जो है वो हम हमारी बातों को जो है कम्युनिकेट करते हैं। एक हम बोल के करते हैं, एक हम लिख के करते हैं, और तीसरा होता है हमारी शरीर की भाषा जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो शुरू शुरू में जब भी ये लिखा जाने लगा तो हम जानते ही हैं कि मतलब हमारे जो वेद वगैरह लिखे गए थे वो सिर्फ बोल के ही बताए गए थे पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। उनको बता दिया गया था, विद्यार्थी जो थे उनका श्रवण करते थे, उनको कंठस्थ करते थे, और आगे फिर वो जा करके नई पीढ़ी को सिखाते थे, और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती गई। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाकर के जब लगा कि नहीं, इनको अब लिखना चाहिए, लिपिबद्ध करना चाहिए, तो उनको भी जो है ताड़पत्रों पे और भी कई चीज़ों, कागज़ों के मतलब कपड़े के ऊपर या और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनको लिखा गया था और उनका कलेक्शन करके रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब हम धीरे 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 समझने लग गए, और तो जब कागज़ आ गया तो कागज़ आ गया तो फिर कागज़ पे बातें लिखी जाने लगी और उनका कलेक्शन करके रखा जाने लगा। हम बात करते हैं हमारे पीरियड की, जब हम 17-18 सेंचुरी में आ गए थे तो राजस्थानी भाषा जो थी वो काफ़ी डेवलप हो चुकी थी इस पीरियड तक आते आते। हम तो ये कहते हैं कि लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में ही जो है वो राजस्थानी भाषा अच्छी खासी डेवलप थी। लेकिन 18 सेंचुरी तक आते आते हम ये कह सकते हैं कि उस दौरान इस भाषा ने राजस्थानी ही नहीं बल्कि पर्शियन, अरबी, उर्दू और बहुत सारी भाषाओं का समावेश अपने अंदर कर लिया था। और हमारे यहाँ के लोग जो हैं आज भी ऐसे लोग, मतलब कि हमारी जो लोकेलिटी है वो जब राजस्थानी बात करती है तो उसने अंग्रेजी शब्दों को भी उसमें भाषा में आत्मसात कर लिया है, ठीक है। आज हम जब बोलते हैं तो हम प्लेट को तस्तरी कभी नहीं बोलते, हम प्लेट ही बोलते हैं, अंग्रेजी शब्द है,
ठीक है। पानी की बाल्टी, बाल्टी बोलते हैं हम उसको, अरबी शब्द है, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं है कि बाल्टी को क्या बोलना है दूसरा, हमें शब्द ही नहीं पता उसका कि बाल्टी को और क्या बोलना चाहिए। दीवार, दीवार जो है वो भी पर्शियन शब्द है, ठीक है। हम दीवार को क्या बोलें, मारवाड़ी में हम बोलेंगे भीत बोलेंगे उसको, ठीक है। हिंदी में भित्ती बोला जा सकता है, कुछ बोला जा सकता है। लेकिन हमारी जो भाषा है वो किस तरह की हो गई है, वो भाषा जो है उसमें राजस्थानी है, अरबी है, पर्शियन है, उर्दू है, बहुत सारी भाषाओं का समावेश हो गया है। तो ये समावेश जब हो गया है तो हम उसी चीज को लिखेंगे, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही तो हम लिखेंगे। आज हमारी लेखनी के अंदर भी वही चीजें हैं, हम पानी पानी तो लिख रहे हैं, हम जल हर जगह नहीं लिखते। कहीं भी हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो हम उसमें लिखेंगे कि जल का ये बंदोबस्त किया गया या व्यवस्था की गई, जल की व्यवस्था की गई, जल की निकासी की व्यवस्था की गई, जल आपूर्ति की गई। लेकिन जब अब पानी किसी को जब पिलाया जाएगा तो भाई साहब आपको पानी चाहिए, आपको पानी चाहिए, हम ये नहीं कि आपको जल चाहिए, आपको जल पीना है। पीना क्या है उसको अब हम क्या कहेंगे, ग्रहण करना, जल ग्रहण करना, हम तो कभी यूज नहीं लेते ग्रहण करना। तो वही बात है कि हम जो जिस तरह की लैंग्वेज हम यूज में ले रहे हैं बोलचाल की, यानी लोग इजीली समझ जाएं, कहने का मतलब ये है, वही हम लिखते हैं। तो ऐसा ही हमारे जो दस्तावेजों में हमें देखने को मिलता है कि जब 17वीं 18वीं शताब्दी के जो दस्तावेज हैं वहां से लेकर के 20 सेंचुरी के जो दस्तावेज हैं, सारी बहियां 17वीं से 20वीं तक की जब हम देखेंगे और पूरी बहियों से गो थ्रू होंगे तो हम ये देखेंगे कि हम भाषा की दृष्टि से उसको कई खंडों में बांट सकते हैं। आपको 17वीं शताब्दी की बहियों में भाषा जो देखने को मिलेगी वो अलग मिलेगी, आपको 18वीं शताब्दी में अलग मिलेगी, और जैसे ही 19वीं सेंचुरी आती है और अंग्रेज राजस्थान के अंदर आ जाते हैं और वैसे ही जो है आप देखोगे फिर लैंग्वेज जो है हमारी चेंज हो जाती है। तो हम बात करें बेसिकली बहियों की, तो बहियों में जो भाषा यूज में ली गई है वो है जनरली राजस्थानी लैंग्वेज है। और राजस्थानी लैंग्वेज के बाद में लैंग्वेज से मतलब हम राजस्थानी इसलिए कह रहे हैं कि होने को वो मारवाड़ी भी हो सकती है, वो ढूंढाड़ भी हो सकती है, वो मेवाड़ी भी हो सकती है, लेकिन ऑल ओवर आज के टाइम को हम देख करके हम ये कह सकते हैं कि हमारा राजस्थान है पूरा, इतने हमारे जो हैं जिले हैं वो समग्र राजस्थान, तो राजस्थान की एक भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा वो चेंजेस है, वो सब चीज़ों में हमें देखने को मिलता ही है जनरली कि चीज़ें चेंज होती है, हर भाषा में चेंज हमें देखने को मिलता है। तो राजस्थानी में भी इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन भाषा जो है वो बेसिकली राजस्थानी है, लेकिन लिपि जो है, लिपि यानी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट की हम बात करें तो स्क्रिप्ट जो है वो है इसकी महाजनी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो दस्तावेज लिखे गए वो महाजनों ने ही क्रिएट किए, ठीक है। जैसे ही जब उन व्यापारियों को जकात चौकियों पे बिठा दिया गया या कहीं और जगह बिठा दिया या हिसाब किताब के लिए बिठा दिया तो उन्होंने उसको लिखना स्टार्ट किया, तो वही भाषा जो है वो लगभग लोक प्रचलन में आई और लोगों ने कहा कि ये महाजनी है, क्योंकि महाजन ही ये सब लिखने का काम करते थे। ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया जाता था कि हम कोई हमारा और अलग डॉक्यूमेंट तैयार करें, वही ऑफिशियली डॉक्यूमेंट था और उनको भी तैयार करते थे महाजन। आप ये देखिए कि बीकानेर के अंदर जितनी भी ये बहियां हैं, चाहे कागज बही कहो, सावा बही कहो, ये जितनी भी सीरीज है, ये कौन सा क्या रिकॉर्ड कहलाता है, रामपुरिया रिकॉर्ड कहलाता है। जबकि रामपुरियाओं ने मेंटेन नहीं किया था, रामपुरियाओं को बिठाया गया था वहां पे लिखने के लिए, और ये रामपुरिया फैमिली जो है वो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करती थी। इसलिए आगे चल करके ये नाम जो इसका पड़ा वो रामपुरिया रिकॉर्ड पड़ गया। ऐसा नहीं था कि जैसे संग्राम सिंह ने अपना अलग कलेक्शन है उसका, ठीक है, या मान लो शिवकिशन व्यास का अलग कलेक्शन है, तो वो उसका निजी कलेक्शन है, वो भले ही दरबार में जा रहे हैं और दरबार की इंफॉर्मेशन भी लिख रहे हैं, लेकिन वो घर जाकर के उन चीज़ों को बहुत अच्छे से फिर मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से उसको लिख भी रहे हैं, तो वो उनका पर्सनल कलेक्शन है। लेकिन ये कलेक्शन जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि भाई रामपुरियाओं ने उसका पर्सनल कलेक्शन नहीं किया है, उन्होंने जो कलेक्शन किया है वो राजाओं के लिए किया है और स्टेट के लिए किया है। लेकिन वो ये देखा गया है कि भाई उन्होंने ये सब मेंटेन किया है, इसलिए उस कलेक्शन का नाम ही रामपुरिया कलेक्शन रख दिया। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब महाजनों ने इस बहियों को लिखना स्टार्ट किया तो इस लिपि को भी उन्होंने महाजनी लिपि नाम दे दिया, लोगों ने भी उसको नाम दे दिया कि यार ये उनके द्वारा काम में ली जाती है तो ये महाजनी है। उसके बाद में आगे चल करके जो है फिर बहुत ज्यादा लोग पढ़ने लग गए, तो महाजनों के अलावा भी जो जितने भी ऑफिशियल्स होते थे, वो चाहे जगह चौकी पे बैठ रहे हो, चाहे वो थाने में बैठ रहे हो, ठीक है, चाहे वो कोर्ट में बैठ रहे हो, चाहे वो कहीं मतलब बाजार के अंदर बैठ रहे हो, वो बैठ रहे हैं तो कामदार हैं वो काम करने वाले, ठीक है। और हर एक चीज को वो नोट कर रहे हैं, छोटे छोटे कागजों पे भी वो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो वो उसको नोट कर रहे हैं। तो वो लैंग्वेज जो है वो आगे चल के कामदारी भी कहलाई, ठीक है, क्योंकि कामदार जो थे वो अपना कुछ जो होता था वो लिख करके सीधा स्टेट के पास भेजते थे, स्टेट उनको जो है फिर डिटेल में अपनी बही में उसको लिखता था। तो ये जो भाषा थी वो महाजनों से फिर चेंज होकर के जो है
कामदारी लैंग्वेज भी एक तरह से बन गई। उसके बाद में समग्र रूप से जब हम देखते हैं इसकी शैली को देखते हुए कि ये भाषा या ये जो लिपि है वो किस टाइप में लिखी गई है, तो जनरली जब लोगों ने उसको देखा और पढ़ना स्टार्ट किया तो एक लाइन खींची जाती है और एक लाइन के अंदर जो है वो सीधा उसको लिख दिया जाता है, कोई मात्रा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आगे चल के हम देखते हैं 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। लेकिन आप अर्ली 17th सेंचुरी या लेटर 17th सेंचुरी या अर्ली 18th सेंचुरी के रिकॉर्ड जब देखोगे तो आपको 18th सेंचुरी के जो रिकॉर्ड है, जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो लिखे गए थे, बहुत वेल मेंटेन है। उससे आप जब उनकी तुलना करोगे ना अर्ली पीरियड वालों की, तो आपको बहुत मुश्किल होगी पढ़ने में। क्यों? क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी लोगों से, ठीक है, आगे की बहियों से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दस्तावेज लिखा गया उस दस्तावेज में कहीं मात्राएं नहीं थी, इसलिए इसको मुड़िया लिपि कह दिया गया। क्यों? क्योंकि अक्षर जो थे, अक्षरों पे मात्राएं नहीं थी, तो मोडी होती थी। वो मोडी मतलब कि गंजी, ठीक है, राजस्थानी के अंदर जिसको कहते हैं, कोई मात्रा नहीं है, ऊपर एक लाइन खींच दी, लाइन से ऊपर कोई शब्द मतलब कोई मात्रा जाएगी ही नहीं, सब लाइन के नीचे नीचे लिख रहे हैं। तो ये इस तरह की जो है वो स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है। ये स्क्रिप्ट हमें आगे 18th सेंचुरी में भी देखने को मिलती है। और सीधी बात है कि कंटिन्यूशन में लिखा जा रहा है, कहीं पर भी उसको जो है वो ब्रेक नहीं दिया जा रहा कि भाई मैं अब तो यहाँ पे रुक जाऊं, कि ये एक बात खत्म हो गई, यहाँ मुझे रुक जाना चाहिए है। उनको कोई मतलब नहीं है, रुकना किस लिए, हमें समझ में आना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं वो उसको। और इस तरह से वो जब तक पूरी इंफॉर्मेशन खत्म नहीं हो जाती है, चाहे वो उसके कितने ही पार्ट क्यों ना हो इन्फॉर्मेशन के, एक इन्फॉर्मेशन वो दो दो तीन तीन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। जहां मान लो कि एक कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन चल रही है, उसके बाद में वहीं पे कोई नोट भी डालना है उनको, जिसको हम कहते हैं आडियोल, ठीक है। कई सूचनाओं में आप देखोगे आडियोल लिखी होती है, वो वहां पर ही थोड़ा नीचे आगे आडियोल कर देंगे, कंटिन्यूशन में उसको भी लिख देंगे। तो वो आडियोल जहां लिखा होगा तो हमें पता लगता है कि अच्छा ये नोट डाला है इन्होंने विशेष रूप से कि आपको ये जो आडियोल है इसको ध्यान देना है, जो हमने जो बात कही है इसमें ये नोट डाला हुआ है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अदरवाइज वो जो है पूरी इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यूशन में लिखते हैं। तो इसलिए इस स्क्रिप्ट को जो है वो मोडी लिपि कहा गया है। क्यों? क्योंकि कोई मात्राएं नहीं होती है। लेकिन आगे की जब हम देखते हैं उनमें मात्राएं हमें देखने को मिलती है कहीं, लेकिन कोई नियम नहीं है इन बहियों का कि पर्टिकुलर जिनको सिखाया गया हो कि भाई आप जो है ये बही लिखोगे, आप ये बही लिखोगे तो आपको ऐसे ऐसे अक्षर जो है वो लिखने हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज भी जब आप आर्काइव जाओगे तो आर्काइव में जब आप बही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको एक एक लेटर दिया जाएगा, जिस लेटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। जैसे राजस्थानी में आपके ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है और हाड़ौती है, सबके आपको जो है वो मतलब कि अल्फ़ाबेट उसमें वर्णमाला के अक्षर मिलेंगे। आप उन वर्णमालाओं के अक्षरों को बहुत अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो। उसके बाद जब वही पढ़ने के लिए जब आप बैठोगे, वही अक्षर वहाँ पे रिपीट होंगे, लेकिन आप उनको नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। रीज़न यही है कि सबका लिखने का तरीका अलग है, ठीक है वहाँ बता दिया कि हम बेसिकली है ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन लिखने वाले के तरीके हैं, है कोई कैसे लिखता है, मैं कैसे लिखता हूँ, आप कैसे लिखते हो। तो इस तरह से वो एक अल्फ़ाबेट फिक्स हो गया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आगे भी जब बहियाँ लिखी गई थी 20th सेंचुरी तक, तब तक भी बहियों के अंदर हमें वो वेरिएशन दिखाई देता है स्क्रिप्ट में भी और लैंग्वेज में भी, ठीक है। आप ये नहीं समझ सकते कि आपने 17th सेंचुरी की बहियाँ पढ़ ली है तो अब आप 18th सेंचुरी की बहियों को बहुत इजीली पढ़ लोगे, या 18th सेंचुरी की बहियों को बहुत इजीली पढ़ लिया है तो अब 19th सेंचुरी आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, या 17th सेंचुरी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। आपको मुश्किल हर दौर में आएगी। क्यों? क्योंकि हर दौर अलग तरह का रहा है। उस दौर में अलग भाषा थी, अलग शैली थी, इस दौर में अलग भाषा थी, अलग शैली थी। तो आपको हर चीज़ को समझना होगा, हर अल्फ़ाबेट को समझना होगा, हर शब्द को समझना होगा। ये इन चीज़ों को समझ करके ही आप समग्र रूप से समझ पाओगे कि वही जो दस्तावेज है वो किस तरह का दस्तावेज है और उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। अब ये मैं बताऊँ आगे की बात आई भाषा की। तो भाषा जो है, टाइम क्या है ना अभी, भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाषा राजस्थानी भाषा हो गई, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ राजस्थानी भाषा ही है। राजस्थानी भाषा के अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम पर्शियन भी देखते हैं उसके अंदर, अरबी शब्दों को भी हम देखते हैं उनके अंदर। लिखने का तरीका ज़रूर हो सकता है कि वो स्क्रिप्ट जो है वो नागरी स्क्रिप्ट रही हो या मुड़िया स्क्रिप्ट रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जो वो जो अक्षर जो लिखे गए हैं वो उनके मायने जो हैं या वो भाषा जो है वो राजस्थानी भाषा के शब्द हों, ऐसा नहीं है। पानी लिख रहे हैं तो पानी आप समझ जाइए कि राजस्थानी शब्द नहीं है, हमने उसको एडप्ट किया है, ठीक है। एडप्ट किया है तो हम उसको लिखेंगे तो पानी ही ना। फिर बीकानेर में अगर कोई पानी लिखेगा तो वो उसको पोनी लिखेगा, ठीक है। और कहीं का कोई व्यक्ति है तो वो उसको और जिस तरह से वो बोलता है उसको वो उस तरह से लिखा जाता है। तो हम ये देखते हैं
कि हमारी बहियों के अंदर वैसा ही लिखा गया है जैसा हम उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी वर्ड को, ठीक है। तो जैसे बीकानेर वाले जैसे बोलते हैं कामदार को, वो बोले कौमदार, मुझे काम है तो मुझे कौम है, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे मुझे पानी पीना है भाई, है, अब पानी पीना है तो पानी, फिर मान लो कि कोई अलवर रिकॉर्ड पढ़ने वाला है वो तो समझ नहीं पढ़ पाएगा कि ये पानी क्या होता है, ठीक है। वो भाषा का थोड़ा सा रहता है और लहजे का रहता है, जैसा लहजा है। अगर आप बीकानेर आओगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुकोगे और किसी के साथ में कम्युनिकेशन करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा, अच्छा पानी को ऐसे बोला जाता है, यहाँ में इस शब्द को ऐसे बोला जाता है। तो जब आप उस रिकॉर्ड को पढ़ोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि भाई इस रिकॉर्ड में ये शब्द ऐसे लिखा हुआ है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप दस्तावेज पढ़ते हो तो आपको एक तो लोकेलिटी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी आपको दस्तावेज पढ़ोगे आपको भाषा वहाँ की आनी चाहिए, उस दस्तावेज जहाँ क्रिएट किया गया है वहाँ की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद में जो है आपको लोकेलिटी पता होनी चाहिए कि मैं जहाँ का दस्तावेज पढ़ रहा हूँ उसके आसपास का एरिया कैसा है, किस तरह का एरिया है, किस तरह के लोग हैं, कौन कौन सी जगहें हैं, ठीक है। उसी के बाद जो है आप बही को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत इजीली जो है वो बहियाँ समझ में आएगी, ज़्यादा मुश्किल जो है वो बहियों में नहीं होने वाली। राजस्थानी के बाद में हम ये देखते हैं कि बहियों में पर्शियन वर्ड जो है वो भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि 18 सेंचुरी के अंदर जो है कम्युनिकेशन तो जो है वो मुगलों के साथ में पहले ही था, लेकिन हमने दस्तावेज हमारे जो है वो क्रिएट नहीं किए। हम 17 सेंचुरी में जो है वो दस्तावेज लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं तो हमने हमारा ना तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया कुछ कि हमारे क्या विभाग होने चाहिए, क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह, कुछ नहीं किया। हमने सारा का सारा वहीं से ही जो है वो एडप्ट किया कि मुगल जो है वो इस लेवल पे क्या करते हैं, स्टेट लेवल पे क्या करते हैं, प्रांत के स्तर पे क्या करते हैं, जिला है तो जिले पे वो क्या करते हैं, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, तो उनको ही उन्होंने जो है वो मतलब उसी शब्दावली को उन्होंने ले लिया, उसी प्रशासनिक व्यवस्था को जो है उन्होंने लिया। तो हम ये देखते हैं जैसे कुछ एक शब्द हैं, मैं एग्जांपल दूंगा बहियों में जो हमें देखने को मिलते हैं विशेष रूप से, जैसे हवलदार। क्या बात है, ये पंखे कूलर को बंद करते हैं। तो कई पर्शियन जो है शब्दावली जैसे हम देखते हैं, इस पंखे को ही बंद करते हैं, कि हवलदार शब्द हमें देखने को मिलते हैं। आप कागज बही उठा करके देखिए, कागज बही में आपको जो है वो हर इंफॉर्मेशन जो है वो लगभग स्टार्ट होगी तो वो कहीं ना कहीं हवलदार का उसके अंदर उल्लेख होगा, यानी कि किस लेवल पे उसको लिखा गया है, गांव के लेवल पे लिखा गया है। अगर किसी नगर के स्तर पर जो सूचना दी गई है तो हाकिम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। थाने के लेवल की अगर बात है तो हाकिम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर रेवेन्यू से जुड़ी हुई हम अगर चीजें देखते हैं, कोई दस्तावेज इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो हम आमिल का उल्लेख भी उसके अंदर बहियों में देखने को मिलता है। और हम कभी आर्मी से जुड़ी हुई या प्रशासनिक जो है वो दस्तावेजों का लेन देन या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान से जुड़ी हुई बातें हम देखते हैं तो हम वाकिया नवीस शब्द का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। तो ये वाकिया नवीस वगैरह इस तरह के जो शब्द थे वो कहाँ से आए, वो वही वह शब्द हैं जो मुगलों ने जो है अपने काम में लिए और उसी को जो है वो सीधा सीधा इन्होंने ग्रहण कर लिया। और उन्होंने भी वैसे ही आदमी बिठा दिया कि आप भी वाक्य नवीस हो तो आप ये काम करोगे, आप चेहरा नवीस हो तो आप लोगों का चेहरा उतारोगे और इस बही के अंदर उसको मेंटेन करोगे, ठीक है। ऐसे ही जो है वो ताबीनदार होते थे, ऐसे ही जो है वो तलबदार होते थे। अब जिसके जो काम है तो वो काम इसीलिए उनको दिए गए, वो नाम इसलिए दिए गए क्योंकि उनके काम भी उससे ही, जैसे तलबदार है, किसी को तलब किया जा रहा है तो तलब मारवाड़ी शब्द तो नहीं है, राजस्थानी शब्द तो नहीं है, वो पर्शियन वर्ड है, तलब करना, किसी को बुलाना, ठीक है। तो अब किसी को बुलाने के लिए भेजा जा रहा है कि भाई आप जो है वो फलाना इतने लोगों को जो है वो दरबार में हाजिर करोगे, इतनी तारीख तक इनको आना है यहाँ पे। तो किसी तलबदार किसी व्यक्ति को जो है वो भेजा गया है तो वो उसमें मेंशन कर दिया है। तो ये जो शब्दावली है वो शब्दावली हमें इस रूप में देखने को मिलती है कि ज्यादातर हम देखेंगे कि राजस्थानी शब्दों के साथ साथ में पर्शियन, अरबी और उर्दू शब्द भी जो है वो हमें कालांतर में इन बहियों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हमें शब्दावली का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी हो। ये तो एक प्रशासनिक है। हम बात करें रेवेन्यू से जुड़ी हुई, तो रेवेन्यू से जुड़ी हुई जो शब्दावली है उसके अंदर भी हमें जो है वो टैक्स जो देखने को मिलते हैं वो भी हमें यही मिलते हैं, चाहे रैयत शब्द हो, चाहे वो आगे आपके काश्तकार हो, पाही काश्त हो, चाहे वो और भी बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो कि आपको पर्शियन शब्द ही हम उसको कह सकते हैं। तो इस तरह की जो है शब्दावली हमें देखने को मिलती है।
उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब कि हर बही के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, तो उसमें जैसे कि हर इंफॉर्मेशन में दस्तखत का उल्लेख होता है, तो दस्तखत शब्द हो गया। आपके जो है वो क्या कहें उसको, जैसे मौजा हो गया, मौजा के अलावा मुकाम हो गया, जहाँ कहीं पे भी लिखा जाता है कि मुकाम बीकानेर, इंफॉर्मेशन जहाँ खत्म हो रही है तो कहाँ से लिखी गई है, तो मुकाम जहाँ लिख दिया तो मतलब कि वो ये इंफॉर्मेशन वहाँ लिखी गई है। जोधपुर के महाराजा साहब या बीकानेर के महाराजा साहब जब मुल्क गिरी करते थे, पूरे देश का दौरा करते थे अपने देश का, तो जब जाते थे वो कहीं पर भी वो जाते थे और वहां बैठ करके जब वो ऑर्डर देते थे और वो इन्फॉर्मेशन जब लिखी जाती थी, तो लास्ट में जो है वो तारीख के साथ में फिर मुकाम लिखा जाता था। तो मुकाम में जो है वो लिख दिया जाता था कि भाई ये जो है वो महाजन से लिखी गई है, यानी कि महाराजा साहब आज की तारीख में महाजन में थे, उनका डेरा महाजन में था और ये आदेश जो पारित हुआ वो महाजन से हुआ। ऐसे जैसे जोधपुर महाराजा जब लिखते हैं तो मुकम पाए तख्तगढ़ तख्तगढ़ जोधपुर है ना, तो मतलब कि गढ़ से ही जो है महाराजा साहब ने मेहरानगढ़ से ही ऑर्डर दिया है। और ऐसे ही जो महाराजा साहब मान लो कहीं मुल्कगिरी पे जालोर में जा रहे हैं तो जालोर से आदेश दिया जा रहा है फलाना आदमी को बख्शी दे दी जाए, मतलब बख्शी जो होती है ना, मतलब उसको क्या कहते हैं, मीर बख्शी का पद जो वो दे दिया जाए तो दे दिया, किसी को इसको ये फलाना पद दे दिया जाए तो वो वहीं बैठ करके उनको जो है वो पद आवंटित कर देते थे। तो नीचे जब इंफॉर्मेशन खत्म होती लिखा जाता था ये ऑर्डर जो है वो कहाँ से लिखा गया, तो मुकाम लिखा जाता था, ठिकाना किस जगह का जो है वो इंफॉर्मेशन लिखी गई है जहाँ से। तो इस तरह के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। और ऑल ओवर कहने का मतलब यही है कि सब भाषाओं के जो शब्द थे जो हमें यूं लगा कि यार बहुत ज़्यादा चलन में है, तो राजस्थानी भाषा ने उन शब्दों को ग्रहण कर लिया। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम आज भी जो है जब राजस्थानी बात करते हैं तो हम प्योर राजस्थानी शब्द जो है आज भी हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। और नहीं समझ सकते हैं वो हमारी कमजोरी है, हमारी भाषा की कमजोरी नहीं है। हमारी भाषा में वो शब्द हैं आज भी जो शुरू में बने थे, लेकिन नए शब्दों को भी उन्होंने जो है वो उस भाषा ने एडप्ट किया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे जैसे इन शब्दों का हुआ, बाद में हम बात करें जब 19वीं सेंचुरी आ गई और अंग्रेजी दस्तावेजों का हम देखते हैं कि उपयोग होने लग गया या अंग्रेजों की भाषा शैली हमें देखने को मिलती है, तो आप देखोगे तारीख की जगह जो है वो तारीखों में महीने वगैरह जो है ना वो जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, दिसंबर, इस तरह के महीने जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। आप लेटर 19वीं सेंचुरी या 20वीं सेंचुरी के ज़मीनों के जो पट्टे हैं उन पट्टों को उठाकर देखो, उसकी स्क्रिप्ट जो है वो पूरी राजस्थानी है। वो आप मतलब अगर बही पढ़ रहे हो तब तो आप उनको पढ़ पाओगे, लेकिन आप हिंदी पढ़ने वाले हो ना तो आप उन दस्तावेजों को आज भी नहीं पढ़ पाओगे, उन पट्टों को। और नहीं पढ़ पाओगे तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो लिखा हुआ है वो शैली तो है जो है ही है, जबकि उसमें लिखा हुआ तो वही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वही लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लिखा जो जा रहा है ना वो स्क्रिप्ट जो है वो राजस्थानी है, लेकिन जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है। लेकिन राजस्थानी भाषा ने अंग्रेजी शब्दों को एडप्ट कर लिया, पर्शियन को एडप्ट कर लिया और आगे चल करके जो है वो और रिच होती गई, लेकिन हम उसको नहीं समझ रहे हैं। आज भी मैं ये मानता हूँ कि अगर राजस्थानी भाषा को स्ट्रॉन्ग करना है तो वही दस्तावेजों को और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और उनके आधार पर जो सीताराम लालच ने जो दस्तावेज तैयार किए अपना शब्दकोश, उस शब्दकोश के अलावा भी अगर हम चाहें तो एक नया शब्दकोश जो है वो फिर से तैयार किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं बहियों में हमें आज भी देखने को मिलते हैं जो किसी भी शब्दकोश में आपको नहीं मिलेंगे। मैंने अपनी बुक में भी जो है वो ऐसे 20 शब्द जो है वो नए फाइंड आउट किए थे, और जो इन्फॉर्मेशन होती थी इन्फॉर्मेशन को पढ़ करके उनके बेसिस पे हमने जो है वो उनकी एक्सप्लेनेशन दी है। जैसे मैं एक शब्द बताऊं कि मान लो 5-50 है, ये क्या होता है, ठीक है। जब रेवेन्यू से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी तो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का उल्लेख होता था, किसी की फटवाड़ जब की जाती थी, कोई मामला है और उस मामले का सलटारा जब किया जाता था तो ये शब्द जो है वो काम में आता कि 5-50 से ऐसा किया जाए। अब 5-50 से 5 भी है और 50 भी है तो इस शब्द से मिलता है ना, 5-50 दोनों को मिक्स करके लिखा है, लेकिन मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हमें समझनी जरूरी है। ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं वो आज खत्म हो गए, जैसे गुदस्ते साल, ठीक है, गुदस्ते हम यूज में लेते ही नहीं है, ठीक है, गुजरा हुआ साल जो है वो है, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत सारे शब्द जो हैं वो राजस्थानी के ऐसे हैं जो आज बिल्कुल खत्म हो गए हैं, हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में उनका कोई भी स्थान नहीं रहा है। लेकिन जब हम वही पढ़ते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारी राजस्थानी भाषा कितनी रिच रही होगी कि उसमें मतलब एक शब्द को, एक चीज को समझाने के लिए कितने कितने शब्दों का उपयोग किया गया है।
एक ही चीज है, एक ही चीज के लिए हमने जो है बहुत सारे शब्दों को यूज में लिया है, एक व्यक्ति विशेष के लिए हमने बहुत सारे नामों का उल्लेख किया है, एक ही पर्टिकुलर स्थान के लिए भी हमने जो है वो कई तरह के नामों का उल्लेख किया। तो इससे हम हमारी भाषा जो है उसको काफी मतलब ये मान सकते हैं कि बहुत समृद्ध वो लैंग्वेज हमारी रही होगी। आगे है बस कुछ और हो रहे यार फिर तो। और मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, जैसे हम उसकी राइटिंग की बात करते हैं कि बही जब हम पढ़ते हैं देखते हैं तो उनमें क्या हम कैसे उसको समझ सकते हैं। तो जैसे देखिए आपकी जब बही की एक स्क्रिप्ट होती है, मतलब उसकी स्टाइल जो है लिखने की, जैसे मैंने आपको बताया नई इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, एक लाइन खींची जाएगी, इन्फॉर्मेशन स्टार्ट की जाएगी, सबसे पहले लिखा जाएगा किसको एड्रेस किया गया है। कई बार तो लिखा जाता है कि तारीख से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, मिति लिखी जाती है, मिति लिख करके आगे किसको एड्रेस किया गया लिख दिया जाता है। बहुत सारी बहियां ऐसी है जिनके अंदर सबसे पहले एड्रेस किसको किया गया है उसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में आगे बीकानेर की बहियों में पर्टिकुलर जैसे कि मान लो कि हुकुम सिंह जी कोई एक की गई तो हुकुम सिंह जी जोग्या तिथा, यानी जोग्य जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना जोग लिखी, ठीक है, तो मारवाड़ी में लिखा जाता, राजस्थानी में लिखा जाता जोग्या तिथा। तो यानी कि इनको एड्रेस की गई, आगे इन्फॉर्मेशन ये है। और इन्फॉर्मेशन जब पूरी खत्म हो जाती थी तो लास्ट में तारीख लिखी जाती थी और लिखने वाले के दस्तखत होते थे, यानी लिखने वाला कौन है जिसको दुआयती कहा जाता था उसका नाम होता था, हस्ताक्षर होता था, उसके बाद में तारीख मेंशन कर दी जाती थी। अगर तारीख ऊपर मेंशन नहीं होती थी पहली लाइन में तो वो लास्ट लाइन में मेंशन की जाती थी। तो हम उस इंफॉर्मेशन को उस पूरे का एक जो उसका सेगमेंट है उसको देख करके हम समझ सकते हैं कि आगे की इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह की होगी और बही में जो इन्फॉर्मेशन लिखने का तरीका है वो किस तरह का होगा। तो कुछ चीजें तो रिपीटेड ही होती है कि भाई नाम होगा, नाम के बाद में ये लाइन लिखी लिखी होगी, उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन होगी और इन्फॉर्मेशन के बाद में ये नीचे की लाइन में ये बातें लिखी होगी, ये हमें समझ लेना है। अब बीच का जो मजमून है वो हमें समझना है कि ये क्या लिखा गया है। तो वो अगर हम उस समय की शब्दावली को समझ जाएंगे, अगर रेवेन्यू से जुड़ी शब्दावली है तो जब आप उसको समझ गए तो रेवेन्यू से जुड़ी हुई जितनी भी बहियां हैं आप उनको बहुत इजीली पढ़ पाओगे। अगर आपने 4, 5, 10 इन्फॉर्मेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, समझ ली, तो पूरी बही में जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको आप इजीली समझ पाओगे, पढ़ पाओगे। अब समझना एक अलग चीज है, पढ़ना एक अलग चीज है। पढ़ सकते हो आप उसको, समझने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट और भी हैं जिनको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे दूसरी बात, शब्द संक्षेप एब्रीविएशन जिसको हम कहते हैं, बहियों में एब्रीविएशन का बहुत यूज हुआ है। गांव लिखा जा रहा है तो गा करके उसको एब्रीविएशन कर दिया, हवलदार लिखा जा रहा है तो है कर दिया, किसी की जाति लिखी जा रही तो जाति पर्टिकुलर, जैसे राठौड़ लिखा जाता रा करके उसको कर दिया, भाटी लिखा जा रहा था भा करके उसको कर दिया, ठीक है, इस तरह से पर्टिकुलर लिखा जाता है। मुहता लिखा गया तो मुंह कर दिया, अब मुहता भी हो गया है, मुहनोत भी हो गया है, उससे बहुत सारे नाम हो गए। वो हमें ही समझना पड़ेगा कि अब किस तरह कौन हो सकता है ये व्यक्ति। तो हमें आगे की इंफॉर्मेशन देख करके उसको चेक करके ये समझना पड़ेगा ये मुंह जो है वो यहाँ पे क्या आया होगा, ठीक है। ऐसे जो है मुंह से मुस्त भी हो जाता है, ठीक है, और भी मुकाम भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं हमें इससे एब्रीविएशन में देखने को मिलती है। तो एब्रीविएशन को अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें बही पढ़ने में क्लियर हो जाती है। उसके बाद में जो है उसमें जो भी हम हमारी जो गणित है, जो डिजिट लिखने की जो स्टाइल है, वो हम ये देखते हैं कि परंपरागत जो रही है जो हिंदुस्तान की, वही हमें उसके अंदर देखने को मिलती है। जो गणित है 1 से लेकर के 10 तक के जो डिजिट हैं, वही डिजिट हमें जो है वो महीनों में, तारीखों में, या जो भी हमारी हिसाब किताब है उसके अंदर हमें उस तरह के देखने को मिलते हैं। महीनों तिथियों के जो है वही जो 8 जो 12 महीने जो हमारे होते हैं, चैत वैशाख, वही जो महीने हैं वो हमें देखने को मिलती है। तारीखें जो हमारी है वो एकम, दूज, तीज, जो जिस तरह से हम मेंशन करते हैं 15 तक, अमावस्या और पूर्णिमा तक के जो दो फेज हैं पखवाड़े, उनका मेंशन इसमें जो किया जाता है। फिर किस तरह से वदी में, किस तरह से सुदी में, महीना जो है वदी से स्टार्ट होता है और 15 वदी पे जाकर के अमावस्या होती है, फिर सुदी में 1 सुदी से स्टार्ट होता है और पूर्णिमा में 15 तारीख को जाके खत्म होती है। तो पूरा मेंटेन जो है वो उस तरह से उसको किया जाता है। रही बात हिसाब किताब की, तो हिसाब किताब जो है एक बहुत बड़ा मसला है इस मामले में कि आप हिसाब किताब देखो और आप मेजरमेंट को देखो। मेजरमेंट भी आपका जो है, जैसे हम बात करें पैसे की कि 1 पैसा या 1 टका, 1 रुपया, उसी को जो है वो वेट के अंदर उसको ले लिया जाता था, ठीक है। इतने आना, इतने टका, उसी को जो है वो बाद में उसको जो है आप ये मान लो कि कितने छटांक में, कितने आप कहो ना शेर, कितने शेर में, ठीक है, या कितने मण में, इसी तरह से उसको लिख दिया जाता था, ठीक है। यानी कि आप ये देखोगे आपने जैसे 10 लिखा गया है और 10 लिख के ये चिन्ह बना दिया तो यानी वो 10 रुपए हो गए,
होता है ना, जैसे हम आज भी लिखते हैं 10 लिखा, ये बना दिया तो 10 रुपए हो गए, लेकिन हमने सिर्फ 10 लिख दिया और हम बात कर रहे हैं कि इतना मन अनाज है, आगे मैं लिख दिया और 10 लिख दिया तो वो हो गया 10 मन अनाज हो गया। अब उस 10 के आगे हमने 4 मतलब 4 की एक लाइन खींची 4 आने वाली, तो वो 4 आना है वो, लेकिन वहां पे वो एक 4 आना जो है वो 10 किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो 10.25 मन हो जाएगा। तो जो हिसाब किताब का है सारा का सारा फंडा, वो जो शब्दावली है वो की वही शब्दावली हमारे माप तोल के अंदर भी वैसे के वैसे ही आ रही है। इतना पैसा घी दिया, ठीक है, इतना पैसा मसाला दिया, बताओ पैसे के अंदर जो है वो मसाला डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, पैसे के अंदर ही जो है वो घी को तोल करके जो है किसी को डाइट में दिया जा रहा है कि इसको 1 पैसा घी दे दो डाइट के अंदर, आज की डाइट में 2 पैसे का घी दे दो, वैसा वो पैसे के हिसाब से नहीं है, वेट है वो घी का, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और अगर इस हिसाब किताब को आपको देखना है तो ज़कात भैया आप विशेष रूप से देखिए, सावा भैया आप विशेष रूप से देखिए। और अगर आपको पर्टिकुलर डिटेल में अगर इन चीज़ों को समझना है कि मैं हिसाब किताब समझूं एक एक चीज़ को, कि दाम क्या है, टका क्या है, आना क्या है, रुपया क्या है, पैसा क्या है, फिर आगे स्वर्ण मोहर क्या है, आगे और भी जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को आपको अगर समझना है तो बीकानेर की एक बही है लवाजमारी बही, उस बही को आप उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दाम से लेकर के मतलब मोहर तक का उसके अंदर आपको वर्णन मिल जाएगा। तो आप उसमें बिल्कुल हर चीज को डिकोड कर पाओगे कि कहाँ दाम से स्टार्ट हुआ है और ये पूरा टोटल आकर के आना में रुपए में हो गया है, कहाँ आने से होकर के जो है वो रुपए में हो गया, कहाँ रुपयों से आकर के जो है वो वही स्वर्ण मोहर में जो है वो उसको क्रिएट कर दिया गया है, ठीक, बना दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये इस तरह से हमें जो है वो हिसाब किताब भी देखने को मिलता है। तो ये भाषा और लिपि की बात तो हम कर की है हमने आज डिटेल में। अब मेरा एक बिंदु है बस, थोड़ा सा अगर आप समय दें 5 मिनट का, तो मैं आपको बताऊं कि हिस्टोरिकल यूज में हम इसको जो है वो हिस्ट्री राइटिंग में कैसे लें, या हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वही जो है वो एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है जिसके आधार पे जो है वो इतिहास लिखा जा सकता है। आप ये देखिए, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा अब क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। आप ये देखिए, जैसे हम ख्यात पढ़ते हैं, ठीक है, और ख्यातों में जो इन्फॉर्मेशन है और बहियों में इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जब बहियाँ जहाँ से हमें देखने को मिलती है उस पीरियड में तो हम बहियाँ ही देखेंगे, लेकिन जहाँ बहियाँ है ही नहीं, मान लो 17वीं सेंचुरी के पहले का इतिहास लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम या तो ख्यातों पे डिपेंड होंगे, या हम तवारीखों पे होंगे, या हम इंस्क्रिप्शन के ऊपर होंगे, या फिर कोई निजी कोई दस्तावेज है किसी के तो हम उसके ऊपर डिपेंड होंगे। तो वो है हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन जब हमारे पास बहियाँ आ जाती है तो उस पीरियड में जब हम ख्यात पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम ख्यात के साथ साथ में उस पीरियड का सरकारी दस्तावेज यानी बहियाँ वगैरह जो है वो भी हम देखें। उन बहियों से हम बहुत सारी चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे दरबारी इतिहासकारों ने जो लिखा है, नवीन इतिहासकार हमारे आज के आधुनिक इतिहासकार जितने भी हैं और जो नए इतिहासकार बनते जा रहे हैं, वो सब उन्हीं को कोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो दरबारी इतिहासकारों ने लिखा है तो उन्होंने सामने देखा होगा और एग्जैक्ट दस्तावेज उनके पास आया होगा, उसके आधार पर उन्होंने लिखा होगा, ठीक है, इसलिए उसको आधार बना करके लिख रहे हैं। हमारे जो आधुनिक इतिहासकार है वो गजेटियर को भी बहुत प्रमाणिक मानते हैं। जितने भी गजेटियर, चाहे पाउलेट का गजेटियर हो, अर्स्किन का गजेटियर हो, चाहे वो और किसी का भी गजेटियर हो, बहुत प्रमाणिक मानते हैं। जब मैं भी पीएचडी कर रहा था तो मुझे भी यही सिखाया गया था और मैं उसको बहुत प्रमाणिक मानता था और मैं लिखता था। सारे गजेटियर उठा के देख लो, एक जैसा रट्टाफिकेशन है उसके अंदर, सबके अंदर, सब में एक जैसा लिखा है कि यहाँ का जलवायु ऐसा, यहाँ का पहाड़ ये, यहाँ का, ठीक है, मान लिया ये चीजें चेंज नहीं हो रही, लेकिन जब आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिख रहे हो उसके अंदर, तो वो भी आप वही लिख रहे हो कि भाई फलाना राजा इसने स्थापना की, ये किया, वो किया, इतने बेटे, ये वो सारा वो घटनाएं हुई, सारी घटना वो सब वही लिखी जा रही है। और उन्हीं को देखा देखी जो आधुनिक इतिहासकार उनको मेंशन कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगह जो है वो इन चीज़ों को बताया। और मैं ये बताऊं कि आपको ये कि महाराजा सूरज सिंह जो है बीकानेर के रूलर, उनकी जो तारीख है गद्दी नशीनी की, वो तारीख जो है वो किताबों में जो लिखी गई है वो तारीख सही नहीं है, ठीक है, और बहियों से हम वो तारीख अलग मानते हैं। उसके बाद में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे दस्तावेज हमें मिलते नहीं हैं, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि भाई वो फलाना तारीख को गद्दी पे बैठे, तो इसलिए हम जो है उस तारीख को मानते हैं। लेकिन हमारे पास फिर भी
ऐसे बहुत सारे पत्र भी हैं महाराजा के हाथ से या आगे से फॉरवर्ड करवाए हुए, वो दस्तावेज भी हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसी बहियां भी हमें देखने को मिलती है जो हमें ये बताती है कि ऑफिशियली महाराजा सूरत सिंह जो है वो गद्दी पे इस तारीख को बैठे, लेकिन उससे पहले ही वो गद्दी पे बैठ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही उनको महाराजा धीराज का टैग जो है वो प्राप्त हो गया था। ऐसे ही मैं एक इन्फॉर्मेशन और बताऊं, सूरतगढ़ की स्थापना के ऊपर जो है हमने बात की थी, मैंने उसके ऊपर लिखा है, काफी कुछ लिखा है। सूरतगढ़ की स्थापना की तिथि आप जो जितने भी हमारे जो दरबारी इतिहासकार हैं, चाहे दयालदास ने लिखा हो ख्यात में या देश दर्पण में, उस तारीख को आप उठा के देखिए। और उसके बाद में जितने भी, चाहे जी.एच. ओझा हो, मुंशी सोहनलाल हो, या आगे कन्हैया जुदेव हो, या बड़े बड़े जितने भी आधुनिक इतिहासकार हैं, उन्होंने भी उस तारीख को मेंशन किया है। तो सब ने दयालदास को कोट किया है। मैंने पूरी तरह से जो है वो दयालदास को खंडन किया है बहियों के आधार पे। और बहियों के मैंने जो है वो सैकड़ों पन्ने जो है उसके एविडेंस के रूप में दिए हैं सूरतगढ़ की स्थापना के ऊपर, जो कि जो ऑफिशियली मानी जाती है कि 1799 में जो है सूरतगढ़ की स्थापना हुई थी जो ऑफिशियली। उसके बाद से लेकर के 1815 तक जो स्थापना मानते हैं अलग अलग विद्वान, मैंने जो है वो 1787 में जो है सूरतगढ़ की स्थापना की तारीख दी थी। ऐसे ही हम बात करें कि भटनेर किले को कब सूरत सिंह ने जो है वो ऑक्यूपाई किया था, वो तारीख जो है आप ख्यात देश दर्पण जो है उसके अंदर आप देख लीजिए, चाहे आप हरि सिंह भाटी का भटनेर का इतिहास उठा के देख लीजिए, या आप किसी और आधुनिक इतिहासकार का कोई ग्रंथ है उठा के देख लीजिए, आप में वो तारीख जो मिलेगी, तारीख तो मिलेगी नहीं कि किस तारीख को लिया गया था, तिथि मिलती है कि वैशाखवदी 4 को, वैशाखवदी 4 के दिन जो है ये ऑक्यूपाई किया गया था। और उस तारीख के दिन जो है वो मंगलवार था। तो मंगलवार होने के कारण जो है इसको भटनेर की जगह हनुमानगढ़ नाम दिया गया था। ये है। जबकि हमने जब बही उठा करके देखी तो बही में वैशाखवदी 4 जो है 2 तिथियां थी उस दिन, और दोनों ही तिथि के दिन मंगलवार नहीं था। ठीक है, 1 तारीख को बुधवार था और 1 तारीख को गुरुवार था। तो जैसा दयालदास ने लिख दिया ना, उसी को आंख बंद करके जो है वो कॉपी किया जा रहा है। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि उसको ना करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब बहियां पड़ी है, दस्तावेज पड़े हैं, तो आप उनको पढ़ने की कोशिश करो और उसको उसके आधार पे लिखो। अब हमारे लिए और इजी हो गया है कि सारे के सारे दस्तावेज हैं ऑनलाइन हो गए हैं। आज से 20 साल पहले अगर मैं ये बात आपको दोहराता कहता तो आप फिर भी कहते कौन आर्काइव जाएगा, देखेगा और पढ़ेगा। आप फटाफट जो है वो बही का नाम मेंशन करो उसके अंदर, बही आपके सामने खुल के आ जाएगी। और आप फलाना पेज नंबर पे जाओ, जिस भी इतिहासकार ने मेंशन किया उस पेज नंबर को देखो और चेक कर लो कि आप जो इन्होंने लिखा है वो सही लिखा है नहीं लिखा है। तो अब ऐसे बहुत सारे जो तथ्य हैं जो लिखे जा चुके हैं, उनको जो है वो शुद्ध किया जाना है। मेरे द्वारा भी आप जितने जो विद्वान हैं मेरे समक्ष बैठे हैं, उन सबको सबसे ही मेरा निवेदन है कि आपको भी जो है इन दस्तावेजों को दोबारा से जो है वो खंगालना है, और बड़ी मात्रा में जितना ज्यादा हम बहियों का यूज कर सकते हैं उनका हमें यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रमाणिक दस्तावेज है, समकालीन दस्तावेज है, इनमें कोई तरह का ज्यादा करेक्शन नहीं है। जहां करेक्शन हो गया उसको मेंशन किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसको कहीं ना कहीं जोड़ दिया गया है, बीच में कुछ लिख दिया गया है, बीच में पन्ने डाल दिए गए हैं और उनका कंटिन्यूएशन जो है उसको खराब कर दिया गया है, या कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश की गई है। ऐसा कहीं देखने को हमें नहीं मिलता है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इन दस्तावेजों को हम क्रॉस चेक जो कर सकते हैं दूसरे बहियों से। जैसे हम जकात बही का जो डेटा है वो हम जमा खर्च बही के साथ भी देख सकते हैं। ठीक है, और भी ऐसे सावा बहियों के अंदर भी हम इन जो इन्फॉर्मेशन है इनको भी हम देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वास्तव में जो कलेक्शन था वो इतना था, तो वो वास्तव में इतना ही है क्या। ठीक है, कोई मन से जो है उसमें करेक्शन नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हिस्ट्री हो। इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर आपको अध्ययन करनी है तो जहां तक मेरा ख्याल है बीकानेर की, यहाँ मतलब जो बहियां हैं, चाहे बीकानेर हो, जोधपुर हो, जैसलमेर हो, इन बहियों के बिना आप इकोनॉमिक हिस्ट्री लिख ही नहीं सकते हो वहाँ की स्टेट की। अगर ये बहियां आप पढ़ोगे तभी वहाँ की इकोनॉमिक हिस्ट्री आप लिख सकते हो। बाकी ठीक है, सोशल हिस्ट्री है या दूसरी हिस्ट्री है, वो आप ख्यातों के आधार पर लिख सकते हो। लेकिन यही है कि अगर आप बहियों को बहुत अच्छे से अध्ययन करोगे तो आप हर एस्पेक्ट को, हिस्ट्री का जो भी एस्पेक्ट है वो बहियों से कोई अछूता नहीं है, और उनके आधार पे आप अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और बहुत अच्छे से उनको डिकोड करके बहुत अच्छे से उसको जो है आप अपने ग्रंथ में उसको स्थान दे सकते हो और बहुत अच्छा इतिहास आप लिख सकते हो। तो निवेदन यही है कि अगर आपको समझ में आता है बही को पढ़ना तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, अगर नहीं आता है तो किसी से पढ़वा लो उसको, और उसके बाद ही उस इंफॉर्मेशन को जो है अपने ग्रंथ में रखने की का प्रयास करो, कोशिश करो। ऐसे नहीं कि मैंने ये शब्द पढ़ लिया, ये कंफर्म हो गया तो मैं तो अब इसको लिखूंगा ही। ऐसे जो है वो इतिहास हमारा फिर से जो है वो खराब हो जाएगा और फिर से हम लोगों को भ्रमित करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोग जो है बहियां पढ़ना जानते नहीं है,
आपने जैसा लिख दिया लोग उसको फॉलो करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको फॉलो करते रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भइयों को पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से सीखें। और हम जैसे लोग जो भी हैं, जो थोड़ा बहुत भइया पढ़ना जानते हैं, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं और पढ़ के भइयों को अच्छे से उसके बाद हिस्ट्री राइटिंग कीजिए। तो मेरा जो आज का जो भी कहें आप, लेक्चर कहें, उद्बोधन कहें, जो भी रहा है, अगर इससे आप लाभान्वित हुए हो तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और अगर कहीं कोई गुंजाइश है आपको कि नहीं, हालांकि गुंजाइश तो बहुत सारी है, एक विषय पे भी हम बहुत पूरा एक लंबा दिन निकाल सकते हैं, क्योंकि भैया बहुत विस्तृत है, इस पर हम कितना 1 घंटे के अंदर बोल सकते हैं। मैं तो मेरे ख्याल से कि जो एक एस्पेक्ट पे भी ढंग से नहीं बोल पाया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, एक समग्र रूप से आपको एक जानकारी दी जाए कि हम थोड़ा बहुत जान जाएं कि भैया वास्तव में क्या है। और हम अगर पीएचडी के स्कॉलर हैं या हम इतिहास लिखने वाले हैं तो हम इसको कितना यूज कर सकते हैं, बस ये हम उपयोग कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं, उसके लिए मेरा ये एक महत्वपूर्ण प्रयास था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो लिखे गए हैं सेकेंडरी सोर्सेज, उनको छोड़ करके ठीक है उनको पढ़िए, आपका बेस तैयार कीजिए, लेकिन आप प्राइमरी सोर्सेज की तरफ आइए और भैया, अड़सठे, तोजी और जितने भी खरीदे जो भी दस्तावेज है, उन दस्तावेज को पढ़ करके अपना नया इतिहास लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टाइम बड़ा है। एक लारम पकड़ना पड़ चुका है। आप आ लो, पकड़ के रखो, आ छोड़ लो, दो। आ लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। एक ये सब हमारा एक हमारा पटका है, सीएम साहब पहनते हैं और अब आप पहन रहे हो। हाँ, अब इसको यहाँ से ढक दो ताकि हाँ, काला दिखे नहीं। एक ये सब हमारा, हमने मोमेंटो की जगह अब ये स्टार्ट किया है कि हम बैग रखेंगे ताकि सब लोग उसका यूटिलाइज कर पाए।